जो असाइनमेंट है ना, इनको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये है कि देखिए, इसको हमने कहा था कि बकिंघम पाई थ्योरम के जरिए से इसको हल करने की कोशिश करनी है। तो मैंने ये नहीं कहा था कि ये हल हो जाएगा मुकम्मल, ये हल हो भी सकता है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना भी पड़ सकता है। तो इसको जो है ना आपने हल करना था, और इसमें पहले आपने जाना था, जब मैंने कहा था कि रिव्यू करते हुए करना है, तो रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि जो रिव्यू पेपर का लिखा जाता है उस अंदाज से लिखना है। रिव्यू का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का रिव्यू करना। तो जब हम किसी टॉपिक को रिव्यू कर रहे होते हैं तो हम सारी जगह पे गूगल में, डिक्शनरीज में, इंसाइक्लोपीडिया में, हर जगह पर उसको तलाश कर रहे होते हैं। तो ये असल में हम रिव्यू कर रहे होते हैं। मोस्टली जगह से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो ये अमल जो है ना आपने करना था। तो हर प्रॉब्लम के लिए जो है ना एक रिव्यू दरकार था कि आप उसको जो है ना गो थ्रू करें। लाजमी तो नहीं है कि जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है वो सारा का सारा आपको जूं का तू समझ में आता है। तो जैसे कि ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी क्या होती है वो आपने रिव्यू करना था, उसको लिखना नहीं था, लेकिन आपने उसको रिव्यू करना था। स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लैक बॉडी क्या होता है, फिर है ये जो इसमें आ रहा है कि जी वेन्स अप्रॉक्सीमेशन, तो वेन्स अप्रॉक्सीमेशन क्या है, और रेले जीन्स ला क्या है। रेले एक अलहदा से साइंटिस्ट है, जीन्स एक अलहदा से है। उन दोनों को मिला के उनकी जो कोशिश और काबिज थी, एक ला बनाया गया, तो उसका नाम रख दिया गया रेले जीन्स ला। फिर इसी तरह से जो वेन्स अप्रॉक्सीमेशन है उसके पैरामीटर क्या है, रेले जीन्स के पैरामीटर क्या हैं। दोनों में हमने देखा कि दो मुख्तलिफ नताइज निकल रहे थे। एक में जो है वेन्स अप्रॉक्सीमेशन है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है एस ओवर लैम्डा के बी टी, ये जो है ग्रेटर देन 1 होता है। ये अप्रॉक्सीमेशन उसने कैसे निकाली है, तो वहां पर जब आप जाएंगे वेन्स अप्रॉक्सीमेशन को देखेंगे या रेले जीन्स अप्रॉक्सीमेशन को देखेंगे तो ये पता चल जाएगा। तो अच्छा, अब ये देखें, उसके बाद जो है ये कहता है डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि डायरेक्टली कैन बी डायरेक्टली ड्राइव फ्रॉम द प्लांक्स लॉ। अब इसने प्लांक लॉ को अप्लाई करते हुए जो है इस एक्सप्रेशन को डिड्यूस किया या ड्राइव किया। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं एक और अप्रोक्सीमेशन पे। ये रेले जीन्स की लॉ है, और ये जो है ये भी उसी प्लांक कांस्टेंट से इसने ड्राइव किया है। ये कैसे ड्राइव किया है, इसको आपने एक्सप्लोर करना था और इस टॉपिक को दोबारा से रीराइट करना था। खुद जैसे आदमी समझता है, अपने नोट्स बनाता है, तो उस अंदाज से आपने इन चीज़ों को जो है ना नोट्स बनाते हुए एक्सप्लोर करना था। इन लॉज को वैसे जैसे उसने एक्सप्लोर किया है वो वैसे के वैसे आप एक्सप्लोर करते। उसके बाद जो है ना डायमेंशन एनालिसिस जो है, ये टोटल रेडिएशन इमिटेंस आ रही है, टोटल रेडिएशन इमिटेंस ऑफ द ब्लैक बॉडी। इसके ऊपर आपने लॉ अप्लाई करना था, जो हम कह रहे हैं कि आप अप्लाई करें बकिंघम पाई थ्योरम। तो उसमें देखें कौन कौन सी हैं, एक एम टी, एक है एम ई और टी, और एक ये जो है ना आ रहा है एल, और ये ई और लैम्डा। उसके बाद लैम्डा टी का फंक्शन है ये, क्योंकि का थीटा साइन थीटा और ये तमाम पैरामीटर आ रहे हैं, और डी लैम्डा और इज इक्वल टू ये कहता है सिग्मा टी रेज टू द पावर 4, जो कि हम कहते हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बन जाता है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन ने एक ड्राइव की थी इक्वेशन, तो उससे ये सिग्मा का भी निकाला हुआ है उसने कि ये सिग्मा जो है ना किसके बराबर है। तो इन पैरामीटर्स को एक मुकम्मल टेबल की शक्ल देनी थी। टेबल की शक्ल दे के उनकी जो है जो डायमेंशन हैं उनको लिख के उसके बाद जो है बकिंघम थ्योरम का इतलाक करते हुए इसको रीड्राइव करना था, और यही नतीजे जो है ना दोबारा से निकालने की कोशिश करनी थी। और अभी मैं बताऊंगा कि वो जो टेबल है वो मैं अभी आपको शेयर कर देता हूं कि वो सारा टेबल जो है ना ये मौजूद है। और जो हमने लिटरेचर आपको भेजा है
उस लिटरेचर को मैंने कहा था कि रट्टा नहीं लगाना, और ये भी मैंने कहा था कि ये जो है ना, जब आप ये असाइनमेंट करेंगे या बनाएंगे तो उसमें से वो हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर आप लेंगे। अब इसी तरह से मैंने एक दिया कि मैट्रिक्स मेथड जो है ना वो एक्सप्लेन किया है एन राव ने। तो क्या ये सवाल जो है हम मैट्रिक्स के तरीके से करने की कोशिश करें तो क्या ये सॉल्व हो जाता है या हल हो सकता है, यही नतीजे निकल सकते हैं। फिर मैंने ये तरीका बताया था कि उसका बकिंघम पाई थ्योरम का तरीकाकार क्या है। तो मैंने कहा था कि लेस डाउन कर लेंगे और फिर जो है ना फार्मूलेट करेंगे फंक्शन। वो फंक्शन यहाँ पर ये आ रहा है जो टोटल रेडिएशन एमिटेंस का है, इसी की हेल्प लेते हुए फिर हमने टेबुलेट करना था वेरिएबल्स को और उनकी डायमेंशन को। फिर हमने कैलकुलेट करनी थी डायमेंशनलेस पाई टर्म में। फिर हमने कपल करना था पाई टर्मों को फंक्शन बनाते हुए, और फिर हमने रीराइट करना था जो कि रिड्यूस रिजल्ट्स निकलते। ये इसको अब हम वो जो हम कह रहे हैं टेबल एक हम आपको बता देते हैं, उसको आप अपने पास रखें और उसको बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आएगी। इसीलिए मैंने उसको आपको ये कहा है कि आपने रिटर्न लगाना है, उसको बार बार रिव्यू करते हुए आप देख लें भाई इसकी डायमेंशन क्या बनती है, उसकी डायमेंशन क्या बनती है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है या जल्दी से आपको नहीं पता चल रहा, कंसीडरिंग दी बुक पैटर्न सोलर एनर्जी के तौर पर जो हमने किताब आपको इंट्रोड्यूस कराई है, तो उसमें उसने अपने तौर पर जो है ना इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हम चाहते थे कि आप जो है ना ये टॉपिक गूगल में तलाश करें और इसको जो है ना आप रीराइट करें एक मजमून की शक्ल में, और वो जो है ना एक किस्म का रिव्यू होगा जो कि लेटेस्ट नॉलेज के मुतालिक होगा। अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो किताबें छपी हुई हैं वो पुरानी हैं, और जो मैंने आपको कुछ मटेरियल HEC का भी शेयर किया है कि भाई HEC जो है ना क्या डिमांड कर रही है या हमारे पास क्या बार बार कम्युनिकेशन आ रहा है। HOD के पास आता है, HOD हमें भेज देते हैं। बाज़ औक़ात वो ये भी कहते हैं शेयर ना करें, लेकिन मैंने देखा कि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको शेयर ना किया जाए या कोई खुफिया चीज़ नहीं है। तो उसमें HEC भी ये कह रही है कि जो 5 साल पुरानी किताबें हैं उनको कंसल्ट किया जाए, लेकिन जो हमारी लाइब्रेरी में है तो वो किताबें हमने अभी हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो कितने साल पुरानी है। और जो हमें जो गूगल पे दस्तियाब होती हैं वो भी जो है ना सारी की सारी न्यू नहीं होती, और सारी बातें नई किताबों में भी नहीं होती और सारी बातें पुरानी किताबों में भी नहीं होती। बाज़ औक़ात जो ओल्ड बुक्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से लिखी होती है, और बाज़ औक़ात जो है जो न्यू पैटर्न है उसमें जो है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूमात को ऑर्गेनाइज किया जाता है। डिपेंड करता है कि कौन लिखने वाला है, उसकी मादरी ज़ुबान क्या थी, या उसको कितनी ग्रिप थी टॉपिक के ऊपर और जो वो किताब लिख रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि जितनी भी किताबें मैंने सर्च की हैं उसमें वो वीडियोस वाली बातें नहीं हैं जो लेटेस्ट वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आ रही हैं, और वो मैं आपको भी शेयर करूंगा, उसकी झलकी भी दिखाएंगे और उसके बाद जो है ना हम मतलब है उसको भेज भी देंगे आपके पास। उन वीडियोस को देखते हुए आप गो थ्रू करें टॉपिक्स को दोबारा कि क्या ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन पाकिस्तान हैं इसके ऊपर जो काम यूट्यूब में बयान हो रहा है उसको आप अल्फाज में लिख लें, आप फिल्म सुने, वो सारी वीडियो देखें, उस वीडियो को देखते हुए इस अंदाज से आप वीडियो को देखें कि आप वो इंफॉर्मेशन जो है रीराइट कर सकें इन टॉपिक्स के लिहाज से। फिर मेथड्स और टेक्निक्स हैं सोलर एनर्जी कन्वर्शन की, इसके ऊपर मैंने अभी मैंने जमा तो की हुई है लेकिन मैंने उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। इसी तरह से करंट स्टेटस एंड प्रॉस्पेक्टस ऑफ पीवी टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, इसके हवाले से भी हम इंफॉर्मेशन आपको भेज देंगे, या आपको चाहिए था कि आप गूगल से इसको तलाश करते। फिर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल, और ये भी बात जरूरी नहीं है कि ये आप ये कह सकते हो कि ये 1 हफ्ते में मुकम्मल नहीं हो सकती तो हम 2 हफ्ते लगा लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि नहीं जी नहीं आपने 1 हफ्ते के अंदर ही देना है ये सारे काम करके। अगर आपको टाइम लगता था कि शार्ट है तो हम दूसरे हफ्ते दूसरी जुमेरात तक जो है जी सर, मौखर। टाइम थोड़ा कम है सर, क्योंकि थोड़ा हाँ आजकल नेट का भी इशू आ रहा है ना, तो इस हाँ, तो वजह हम से उसको टाइम मौखर कर सकते हैं, वो ऐसी तो बात। टाइम एक्सटेंड कर दें काइंडली।
हाँ, तो हम इस तरह से करते हैं कि अभी हम दोबारा से डिसाइड करते हैं कि क्या टाइम होना चाहिए, क्योंकि आज हम डे से जो हमने सर डेट असाइनमेंट, एक्सटेंड कर दो। हाँ डेट एक्सटेंड कर देते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए सोलर सेल और टाइप्स एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, यानी बहुत सारी सोलर सेल बन गए, तो हर एक की वर्किंग जो है ना मुख्तलिफ है। जनरल एक प्रिंसिपल अलग है, तो जनरल प्रिंसिपल को आपने ये लिख देना है कि भाई जनरल जो वर्किंग प्रिंसिपल, जो वर्किंग जनरल प्रिंसिपल हम इसको कह सकते हैं, तो वो तो एक ये है जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन टाइप्स और वर्किंग प्रिंसिपल के लिहाज से हर एक जो सोलर सेल है वो मुख्तलिफ अंदाज से काम कर रहा है, उसमें थोड़ा सा फर्क है। तो वो हम मतलब चाहेंगे कि आप उसकी इंफॉर्मेशन को जो है ना राइट डाउन करें। और वो फिर है तीसरी असाइनमेंट, फोकसिंग दी अटेंशन ऑन दी पेपर। हमने कहा था पेपर के ऊपर फोकस करना है, वो जो डायमेंशन एनालिसिस इन पावर प्रिडिक्टिंग और फिर रियल स्केल विंड टर्बाइन, ये सारा था। इसको हमने राइट करना था और इसका रिव्यू करना था फॉलोइंग लिहाज से। किस लिहाज से? जब मैंने इसको कहा था कि रिव्यू करो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसरा का रिव्यू पेपर जो जो कि लिखा हुआ है हम उसरा का लिख सकते हैं या हमें लिखना है, बल्कि हमारा मकसद ये था कि हम देखें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और उसका क्या मतलब है। और उनसे वाकियत हासिल करने के लिए ज़रूरी था कि आप गूगल इंफॉर्मेशन को उसके अंदर इंड्यूस करते जाते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उस पूरे पेपर को उस तरह से लिखते हैं कि अच्छा ये बात तो इसमें ये है, और ये टर्बाइन पहले तो पता होना चाहिए कि विंड टर्बाइन क्या है, तो विंड टर्बाइन के पैरामीटर आ जाते हैं, फिर विंड टर्बाइन के, और उसकी मैं दिखाऊंगा जब हम वो वीडियो शेयर करेंगे, तो फिर वो बातें वाज़ेह हो जाएंगी कि हम किन बातों के लिए जो है ना कोशा हैं। और वो हम मुकम्मल एक किताब को फॉलो करके वो रिजल्ट या वो नतीजे हासिल नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन जो है ना उनकी टेक्निक्स हैं, और वो सारी की सारी एक किताब में नहीं है। इसी तरह से ब्लेड एलिमेंट मेथड हैं, और वो उसके ऊपर जो है ना डिज़ाइन का, विंड पावर का, इन तमाम चीज़ों का क्या असर होता है। और फिर इसमें एक और चीज़ भी है, आपने विंड फार्म कायम कर लिया। एक तो है आपने हवा की वेलोसिटी कैलकुलेट की, एक मिसाल है 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। लेकिन जब वो तूफानी सूरत पैदा हो जाती है या इससे ज़्यादा भी वेलोसिटी चली जाती है उस इलाके में, तो फिर क्या होगा? फिर हम दिखाएंगे कि किस तरह के नतीजे निकलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो उसके अंदर सेफ लिमिट रखते हुए अगर हमने डिज़ाइन नहीं किया है, तो हमारा सारा का सारा फार्म जो है ना वो एक दिन में ही तबाह हो सकता है, इतनी तेज़ वेलोसिटी बाज़ इलाकों में होती है। तो हमने उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए विंड फार्म को डिज़ाइन करना होता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, और वो ये थी, जब मैं ये सारी वीडियो जो है कलेक्ट कर रहा था यूट्यूब से, और मेरी आदत है कि मैं बहुत सारी जो है ना इंफॉर्मेशन को एक जगह जमा कर लेता हूँ और फिर उसमें से सॉर्ट आउट करता हूँ कि कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है और कौन सी रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो उसमें ये बात सामने आई कि कराची में और कुछ लोग हैं जो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर उन्होंने बड़े अच्छा बिजनेस इंस्टॉल कर लिया है, या एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर वो काम कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से मोस्टली लोगों को विंड टर्बाइनें बना बना के दे रहे हैं, क्योंकि कराची में हवा मौजूद है। तो लोगों ने अपने यहाँ वो जो है विंड टर्बाइनें लगा ली हैं, और वो काफ़ी वाटेज की हैं, और लोग इस काबिल हैं, पेइंग कैपेसिटी रखते हैं। तो वो इस तरह से कर रहे हैं कि विंड पावर की मदद से जो है ना बिजली भी हासिल कर रहे हैं। या इस तरह के इलाके और भी हैं पाकिस्तान में, जैसे गवादर है, और अभी बहुत सारा एरिया ऐसे अनएक्सप्लोर्ड है, या जहाँ पे आबादी नहीं है लेकिन हवा मौजूद है। तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई कंपनी इस तरह के प्लांट लगाए और उसमें आपको भी जॉब मिले, और फिर जो है ना वो मुस्तकबिल इसका रोशन है पाकिस्तान में विंड टर्बाइन का, बहुत सारे इलाकों के लिहाज से, वो भी हम देखेंगे। और ये जब आप रिव्यू लिखेंगे तो इन तमाम चीज़ों के मुतालिक जो मैंने ऊपर बताया था कि इन टॉपिक्स को आपने रिव्यू करना है, इन टॉपिक्स के अंदर ये चीज़ें आपने देनी है। ये जो मैंने ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन पाकिस्तान और ये जो बताई बातें, इनके अंदर जो है ना आपने उनको इंड्यूस करना है उस इंफॉर्मेशन को। तो एक होता है कि किताबें पढ़ के
आदमी उधर से मालूम ले। किताब पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि उसके अंदर एक सिंक्रोनाइज इंफॉर्मेशन होती है एक तो, दूसरा उसके जरिए से टर्मिनोलॉजी को ज्यादा बेहतर तौर पे समझा जा सकता है। और फिर जब हम वीडियो देखते हैं तो वीडियो में वो चीजें बड़ी आसान लगेंगी आपको, और उसमें आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है ये और क्यों कर रहा है, और या जो बातें ये कर रहा है उसमें एक ले मैन की गुफ्तगू भी है कि जो एक आदमी विंड एक्सक्यूज मी सर, काम, बात सुने। तो जब वो करता है काम तो बाद औक़ात वो ले मैन की हैसियत से गुफ्तगू कर रहा होता है, और बाद सर औक़ात। एक सेकंड बात, सर बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बताओ बताओ। बोले। सर ये जो विंड टरबाइन टेक्निक्स हैं इनके बारे में थोड़ा गाइड कर दे, क्योंकि ये गूगल पे भी इतने अच्छे से ये एक्सप्लेन की नहीं हुई, टॉपिक मिल ही नहीं रहा। हाँ हाँ, ये इसको हम एक्सप्लेन, ये जो है कि भाई वो क्या होती है, वो उसी के लिए मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा या शेयर करूंगा, उसमें वो इन्फॉर्मेशन। सर और जो ब्लेड एलिमेंट मेथड है इसके बारे में भी गाइड कर दें कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, उन्होंने एंगल वेलोसिटी ये सब फाइंड आउट किया हुआ है, तो हम लोग ये सब फाइंड आउट करेंगे या सिर्फ इसकी थ्योरी लिखनी है? क्या चीज दोबारा से? सर ये ब्लेड एलिमेंट मेथड जो है, जो पहला लेक्चर था उसको कह रहे हैं? सर नहीं, ब्लेड एलिमेंट मेथड। जियो जरा जोर से बोलो। सर ये बीईएम मेथड लिखा हुआ है ना, ये थर्ड अच्छा, असाइनमेंट में। हाँ हाँ हाँ, इसको ये जो है ये हम मतलब बता देते हैं इसको, लेकिन इसको हमने तो कहा था कि आपने एक्सप्लोर करना है, तो आपने तो एक्सप्लोर कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब है अभी तक। ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ विंड टरबाइन जब आप मतलब देखते या इन टॉपिक्स को दोबारा से एक्सप्लोर करते तो ये सारी चीजें आनी थी। या ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन हार्ट का जिक्र ये कर रहा है HAWT, इसके अंदर ये सारी चीजें आ जानी थी अगर आप वहां से उन चीजों को एक्सप्लोर करते। हम पहले जो है हमने यानी ये जो टॉपिक दिया था इसमें हम एक और असाइनमेंट का इजाफा कर लेते हैं। हम इस टॉपिक से पहले एक टॉपिक ये रख लेते हैं कि ये जो बकिंघम पाई थ्योरम है इसके ऊपर जो है ना आप एक नोट लिखें और सॉल्व एग्जांपल जो है ना उनको आप उसमें टॉपिक में लेके आए कि बकिंघम पाई थ्योरम से, और उसके अंदर वो वाले एग्जांपल्स हों जिसके अंदर जो है जो हमारे टॉपिक के ज़्यादा करीब तर हैं, यानी जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या फिजिक्स की जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं वो मतलब इंट्रोड्यूस हो जाए। तो बकिंघम पाई थ्योरम के मुताबिक जो है ना वो काफ़ी सारा बात जो है वो भेज देंगे हम, उसमें से आपने जो है ना एक टॉपिक लिखना है और वो लिखना है कि बकिंघम पाई थ्योरम क्या होता है और इसका इतलाक कैसे किया जाता है, और सॉल्व एग्जांपल जो है ना वो कौन सी हैं। तो 5 या 10 सॉल्व एग्जांपल जो हैं वो आप लिखें और उसके बाद जो है ना आप इस प्रॉब्लम पर आए, क्योंकि मेरा पहले ये अंदाजा था कि शायद आपने उसको कर लिया है एनालिसिस को बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अभी शायद सर ये पाई थ्योरम तो हमें आता है सर, ये हमने लास्ट टाइम जो असाइनमेंट थी उसमें किया था सर। ये जो है एग्जांपल इसको हम सोल्व कर लेंगे सर। सर ऐसे असाइनमेंट लंबी हो जाती है सर, क्योंकि रिव्यूज लिखने हैं हमने, उसको भी हमने पढ़ के लिखना है, सारा स्टडी करनी पड़ेगी काफी लंबी। तो उसमें टाइम का तो जो है ना वो तो मसला हम हल कर सकते हैं, वो तो चलो हम लंबा टाइम जो है ना दे देते हैं, हम जितने देर तक और चीजें पढ़ते रहेंगे आप उस असाइनमेंट को बनाते रहो, तो वो असाइनमेंट की डेट है ना वो तो हम बढ़ा देंगे। तो ऐसा मसला नहीं है कि असाइनमेंट की डेट नहीं बढ़ाई जा सकती, वो तो हम बढ़ा देंगे। लेकिन अब आपने ये करना है कि बकिंघम पाई थ्योरम को पहले अच्छे तरीके से एक टॉपिक उसके ऊपर लिखना है और उसमें सॉल्व एग्जांपल देनी है, उसके बाद इस प्रॉब्लम को लेके आना है। जैसे 4 या 5 प्रॉब्लम आपने पहले सॉल्व हल किए हैं और उसके बाद जो है ना आप इस प्रॉब्लम पर आए, तो 5वां या 6ठा प्रॉब्लम जो है ना आपका ये हो, तो फिर जो है ना वो बात जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज हो जाएगी कि इसमें किस तरीके से हल किया जा रहा है। फिर मैंने इसी सवाल के अंदर एक और प्रॉब्लम भी दिया हुआ है जो कि यहाँ पर जब मैंने हिंट दिए थे तो मैंने कहा था कि मैट्रिक्स मेथड जो है ना एनएल लॉ का वो अप्लाई किया जाए और उसके ज़रिए से भी इस काम को किया जा सकता है, तो आपने इस काम को उसी के से भी करना है। अब डेट की बात है
डेट हम मतलब ले लेते हैं कि हमने शायद रखी थी, जो डेट रखी थी वो 7 बनती थी ना मई, तो हम 7 मई की बजाय कौन सी रखें, आप बताएं। 14 बनती है, 21 बनती है मई की, तो ईद के बाद कर ले सर। है? ईद के बाद कर लें सर। ईद के बाद ठीक है सर। नहीं नहीं, ये तो कोई मसला ही ना हुआ, फिर तो इसका मतलब है आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो यानी ये जो 2 हफ्ते हैं ये तो काफी हैं, उसके अंदर तो आपको ये वाला काम करना चाहिए। तो 14 मुनासिब। सर हाँ सर ये सर आप वो पाइथन की अगर आप 10 एग्जांपल दे देंगे सर, वो तो फिर बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, वो तो फिर सोल्व करने बैठ जाएंगे हम। सर ये जो बाकी जितनी असाइनमेंट है वो फिर हम नेक्स्ट 2 वीक्स में कर लेते हैं। सर ये जो आपने पहले क्वेश्चन को लंबा कर दिया सर, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो सर आप आपने जो हाँ 2 एग्जांपल्स हैं जो आपने पढ़ाया उसमें तो 2 एग्जांपल्स हैं, एक हमने असाइनमेंट में पहले ही कर ली थी। हाँ, तो लेकिन सर मैं हम कहता हूँ इतनी कि ज्यादा और कहाँ मैंने से तो करें? मटेरियल आपको भेजा हुआ है ना, बहुत सारा मटेरियल भेजा हुआ है, तो उसमें से आप तलाश करें कि कोई और एग्जांपल जो हैं उससे मिलती जुलती ना हो, फिर तो वो रिपीटिशन हो जाएगी। आप उसके अलावा अगर कोई देखते हैं कि वो जो है मौजूद है और वो जो है ना ज़्यादा इंटरेस्ट की है, तो आप उसको शामिल करें। और सॉल्व एग्जांपल्स होंगी, पहले से सॉल्व हैं, किसी ने की हुई हैं, आपने तो सिर्फ उसको समझना है। सॉल्व करने का मकसद, आपका तो मकसद है कि आप समझें उसको और फिर इसके ऊपर आपने इतलाक करना है। तो इसके लिए कितना सारा टाइम चाहिए और क्यों नहीं हो पा रहा? फर्ज यह है, ये जो असाइनमेंट है पहली वाली, इसके लिए कितना टाइम दरकार है असाइनमेंट 1 के लिए सर ना? सर दो सर असाइनमेंट 1 पहले जितनी थी वो तो ठीक है, तो हम अपनी तरफ से मेहनत कर लेंगे। हाँ, अच्छा, फिर ये असाइनमेंट 2 जो है इसके लिए कितना टाइम दरकार है? क्योंकि मैं तो ये देखता हूँ कि मैं तो काफी सारा तो ये तो ईद के बाद ही सबमिट करवाएंगे। 2 वीक्स कर दें सर कम से कम। सर है, 2 वीक्स सही है सर, 2 वीक्स कर दें सर आप, नेक्स्ट वीक। यानी इसका मतलब है 21 को, 21 जी सर ठीक है। है ना, वो मतलब है बन रहा है दूसरा वीक का जुमेरात जो है ना, तो ठीक है। आप जी सर। 21 को जो है ना आप मतलब जमा कराएं और भेजें। सर सर प्लीज असाइनमेंट 1 का जो पोर्शन है वो इतना ही रहने दें सर, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा ना सर, हम पहले कंफ्यूज हो रहे हैं सर। ऐसे हमें ना रिव्यू पेपर लिखना आएगा ना हम ऐसे मैथमेटिकल चीजों आपने को हैंडल रिव्यू कर पेपर पाएंगे। लिखना ही नहीं है, बार बार जो है ना लोग यही रिव्यू पेपर, मैंने आपसे कहा है कि आपने टॉपिक का रिव्यू करना है। टॉपिक का रिव्यू करने का मकसद ये होता है कि आप वो सारी, जैसे मसलन आप बकिंघम पाई थ्योरम लिखना चाहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जो है बकिंघम पाई थ्योरम लिखना चाहते हैं, तो बकिंघम पाई थ्योरम में आप ये मतलब है ये शेयर हुई है या नहीं हुई अभी? हो गई है सर। हो गई है। तो जैसे बकिंघम पाई थ्योरम में ना मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन लोगों ने लिखी हुई है, तो आपने जो आपको समझ में आती है ना बकिंघम पाई थ्योरम में, उसको बहुत ही मुख्तसर लिखना है, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना। आपको जो चीज ज्यादा समझने की जरूरत है ना उसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। अब देखें, इसने ये बकिंघम पाई थ्योरम किसी ने मतलब इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इसमें रिपीटिशन है इस सारी इंफॉर्मेशन में, ये जो मैंने अभी कलेक्ट की है, तो आपने उस रिपीटिशन को खत्म करते हुए वो बातें बयान करनी है। फिर इसमें प्रूव दी पाई थ्योरम एक आ गया है, तो इसने कहा है कि ये वेक्टर स्पेस से जो है ना इसको प्रूव किया जा सकता है। हमने इसका प्रूव नहीं मांगा आपसे, और आपने जो है ना अगर कहीं से किसी को प्रूव मिल जाता है तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और ये तमाम चीजें जो है ना उसको इस्तेमाल करते हुए अगर किसी ने किया है तो वो एक अच्छा बात है। लेकिन आपने वो जो है ना उसका प्रूव करने में नहीं लगना, आपने उसका सिर्फ अप्लीकेशन कर, ये था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना पाई थ्योरम जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ मैनी फिजिकल जो है मीनिंगफुल इक्वेशन में क्वांटिटीज हैं, और उसमें वो कहता है कि जो है n वेरिएबल्स हैं
और m जो है ना वो डायमेंशन वाली हैं, और n जो है वो n माइनस m करके डायमेंशन लेस आ जाएंगी। m इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल, और फंडामेंटल जो है वो कितनी है, 3 है। LMT हमने ली हुई है ना, तो वो तो 3 ही रहेंगी, बाकी जो है ना 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, n नंबर ऑफ टर्म। तो उसके हिसाब से हमारे पास डायमेंशन लेस पाइथन में आ जाती हैं। तो ये इसके बाद जो है ना, सर साथ अगर टेम्परेचर भी आ जाए तो वो हम कैसे लिखेंगे? अगर टेम्परेचर भी आ जाता है तो टेम्परेचर जो है ना पहले हमने देखना है कि उसकी डायमेंशन क्या बनती है टेम्परेचर की ना। तो टेम्परेचर जो है तो उसकी डायमेंशन को आपने वैसे तो बाद जगह पर उसको बेसिक यूनिट के तौर पर उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन हमने उसको LMT के बाद जो है ना एक और थीटा तस्वुर कर लेना है। तो हमारे पास 4 बेसिक यूनिट हम ले रहे हैं उस वक्त, यानी हम अगर उसको बेसिक यूनिट के तौर पर मान रहे हैं। तो इसी तरह से कई एम्पेयर है, एम्पेयर को कई सारे लोगों ने बेसिक यूनिट के तौर पर माना हुआ है, और उसको फिर उसी तरीके से कैलकुलेशन में हम लेके आते हैं। इसी तरह से जो है सर अगर हम 4 लेते हैं तो फिर पाई टर्म हमारी 1 बनती है, वो जो इक्वेशन दी हुई है उसमें उससे से हमारा देखेंगे। नहीं, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। अगर वो 0 निकलती है तो हमने उस हिसाब से कैलकुलेट करना है, अगर वो जो है 1 निकलती है तो हमने उसके हिसाब से, 2 निकलती है पाइटर में तो हमने उसके हिसाब से। तो वो तो हमने प्रॉब्लम आपको जो बताया था उसमें सारे केस आ जाते थे कि 3 टर्म में भी आती थी, 2 टर्म में भी आती थी, 1 टर्म भी आती थी और 0 भी आती थी। तो वो उस तरीके से उसको प्रॉब्लम को हल कर रहा है। तो आपने भी जो है ना उसी अंदाज पे रहना है कि भाई अगर वो 0 निकली है इसमें, यानी वरी होने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद जो है ना ये पाई टर्मों की इक्वेशन हम बना लेते हैं, और या एक कह रहा है कि पाई थ्योरम जो है ना वो इस तरह से बयान कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ लोग जो है ना पाई थर्मो वो बकिंघम पाई थ्योरम को मुख्तलिफ अंदाज से बयान कर रहे हैं। आपने वो सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको अपने तौर पर एक जगह पर कंसोलिडेट करते जाना है, ताकि आप अपने तौर पर अच्छे तरीके से उसको समझ सकें। तो रिव्यू का मतलब हमने ये लिया है, हमने रिव्यू का ये मतलब नहीं लिया जो आपने अपने ध्यान में बना लिया है कि आप कोई पेपर लिखेंगे या वो तो अभी आप लिख भी नहीं सकते ना। तो अभी आपको सिर्फ टॉपिक्स का रिव्यू करना है कि ये टॉपिक ये है, फला जगह पर ये बयान हो रहा है, फला किताब में इस तरह से है, गूगल में ये इंफॉर्मेशन है, विकिपीडिया ये कहता है। उसके बाद जो है ना आपने आगे बढ़ते जाना है और उस असाइनमेंट को देखना है जो हमने असाइनमेंट आपसे शेयर की है। इसके बाद जो है ना हम मतलब आपको एक जो हमने पहले से शेयर किया हुआ है ये हम मतलब है इसको दिखाते हैं तो फिर इसकी बात करते हैं। ये देखें यहाँ पर किसी ने यही इंफॉर्मेशन जो है ना इस तरीके से लिखी हुई है कि डायमेंशन और डायमेंशनल मॉडल क्या होता है और एनालिसिस क्या होता है, फिर कहता है सेकेंडरी एंड ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं वो उसने बताई। फिर उसने एक टेबल बनाया हुआ है और इसके अंदर जो है ना ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज हो सकती हैं, और उसके बाद वो कहता है काइनेमेटिक क्वांटिटीज हो सकती हैं, और ये जो है इसके बाद वो कह रहा है डायनामिक क्वांटिटीज हो सकती हैं, हरकत से मुतालिक जो भी हैं। और फिर वो कहता है डायमेंशनल होमोजेनिटी है। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी में तो वो यही है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो। उसी तरीके से उसने बयान किया है, बड़ी बेसिक अंदाज से वो चीज़ों को बयान कर रहा है। फिर कहता है मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में एक रेलेज मेथड आ जाता है और एक बकिंघम पाई थ्योरम। तो रेलेज मेथड जो है क्योंकि ज़्यादा कारगर नहीं रहता जब इक्वेशनों की तादाद बढ़ती है या वेरिएबल की तादाद बढ़ती है तो फिर बकिंघम पाई थ्योरम आ जाता है। तो यहाँ पर उसने ये सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया। ये भी हम दोबारा से आपको इस तरह का मटेरियल भेज देंगे। तो आपने क्या करना है, सिर्फ बकिंघम पाई थ्योरम को कंसीडर करते हुए